देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। गोवा में अरपोरा के नाइट क्लब में भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजा राशि का ऐलान भी किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा कि नॉर्थ गोवा जिले में आग लगने की दुखद घटना में बहुत दुख हुआ सुनकर। वहीं उन्होंने कहा कि जिसमें कई कीमती जानें भी गई हैं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। भगवान उन्हें इस मुश्किल समय में हिम्मत दे। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करती हूं। दूसरी ओर पीएमओ ने हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बहादुर सैनिकों को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि वह उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और जो अटूट साहस के साथ हमारे देश की रक्षा करते हैं। उनका अनुशासन, दृढ़ संकल्प और भावना हमारे लोगों की रक्षा करती है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि सैनिकों का संकल्प ही हमारे देश को मजबूत बनाता है। उनकी प्रतिबद्धता हमारे देश के प्रति कर्तव्य, अनुशासन और समर्पण का एक शक्तिशाली उदाहरण है। आइए हम भी सशस्त्र सेना झंडा दिवस फंड में योगदान दें। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में सीमा सड़क संगठन द्वारा तैयार की गई 125 आधारभूत ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने इस बीआरओ के इतिहास में इसे बड़ा रिकॉर्ड और केंद्र सरकार की सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। इस दौरान क्षेत्र में 125 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के उद्घाटन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में परियोजनाओं का उद्घाटन पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए बीआरओ हमारे लिए एक उपलब्धि है। ये उपलब्धि एक तरफ विकसित भारत के संकल्प का प्रमाण है और दूसरी तरफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार के पक्के इरादे का एक उदाहरण भी है। आज लद्दाख में श्योक टनल का उद्घाटन हुआ। इसमें कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और वार मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं राष्ट्र सेवा में वीर गति को प्राप्त हुए सभी जवानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, हमारे जवानों ने हमेशा से जिस पराक्रम और वीरता का परिचय दिया है, वो अपने आप में हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। और मैं सही कहूं तो आज हम जिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन यहां कर रहे हैं, ये हमारे उन्हीं वीरों को राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि है। इन्हें राष्ट्र को समर्पित करते हुए सचमुच मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। साथियों, हमारी सेनाओं के बहादुर जवान और आप जैसे बीआरओ के सभी कर्मी देश के लिए लगातार काम करते रहते हैं। किसी भी मौसम में, किसी भी स्थिति में काम करते रहने की आपकी जो भावना है, उसी का यह परिणाम है कि आज हमारा देश लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुझे बताया गया है कि इतनी बड़ी संख्या में यानी 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन एक साथ आज तक कभी नहीं हुआ है। तो यह अपने आप में बीआरओ के लिए और हम सबके लिए मैं मानता हूं एक मेजर अचीवमेंट है। और यह अचीवमेंट एक तरफ तो विकसित भारत के संकल्प का प्रमाण है, तो वहीं दूसरी तरफ यह प्रोजेक्ट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की हमारी सरकार की अनवेवरिंग कमिटमेंट की भी एक सजीव उदाहरण है। मुझे याद है कि इस वर्ष मई महीने में हमने 50 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया था। मुझे उस समय भी बेहद खुशी हुई थी और आज आपने इस ऐतिहासिक पड़ाव के साथ मेरी प्रसन्नता को, मेरी खुशी को कई गुना बढ़ा दिया है। साथियों, आज का दिन इसलिए भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि आज लद्दाख में ही दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पर निर्मित
920 मीटर लंबे श्योक टनल का भी उद्घाटन हुआ है। दुनिया के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण टेरेन्स में निर्मित यह इंजीनियरिंग मार्वल लद्दाख जैसे स्ट्रेटेजिक एरिया में ऑल वेदर रिलायबल कनेक्टिविटी इंश्योर करेगा। इसके अलावा श्योक टनल भारी बर्फबारी, अवलांच और एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले क्षेत्रों में भी सुरक्षा, मोबिलिटी और विशेषकर हार्श विंटर्स के दौरान तेज डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी को भी कई गुना बढ़ाएगी। साथियों, लद्दाख के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में भी अन्य परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गई हैं। मुझे बताया गया है कि लगभग 5,000 करोड़ की लागत से पूरे हुए ये 125 प्रोजेक्ट्स बीआरओ के इतिहास में अब तक का सबसे हाईएस्ट वैल्यू इनॉग्रेशन है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में बीआरओ ने जिस तेजी से और जिस इफिशियंसी से सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, उसने नेशनल डेवलपमेंट को भी बड़ी तेजी प्रदान की है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संवाद चमोली में आयोजित 18वें अमर शहीद सैनिक मेले में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 से पहले जब मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, हमारे सैनिकों को गोली चलाने के लिए ऊपर से अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर सीमा पार से गोलियां चल रही हो या उधर से हमला हो रहा हो, तब भी उन्हें अनुमति नहीं मिलती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आने के बाद उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों को खुली छूट दे दी। आज भारतीय सशस्त्र बल उस पार से गोली चलाने वालों को गोले से करारा जवाब देते हैं। तो याद होगा 2014 से पहले मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले हमारे सैनिकों को कोई गोली चलाने के लिए गोली की मंजूरी के लिए भी ऊपर से मंजूरी लेनी पड़ती थी। उनको आदेश नहीं होता था कि दुश्मन की सीमा पार से कोई गोली आ रही है, कोई हमला हो रहा है, तो उन पर उनको जवाबी हमला करना है। और हमारे सैनिक उनके गर्दन तक काट कर आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी, दुश्मन की सेना के लोग सीमा के उस पार तक ले जाने का काम करते थे। लेकिन मोदी जी के बनने के बाद भारत की सेना को खुली छूट देने का काम उन्होंने किया और आज एक गोली आती है तो गोलों और तोपों से भारत की सेना उनका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करती है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी प्रदेश की सरकार भी सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हमारी सरकार ने जहां एक और शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि जो पहले केवल 10 लाख रुपए होती थी, उसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए अभी कर दिया गया है। वहीं सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्टेंस तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त तथा वार्षिकी राशि में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की है। हमने परमवीर चक्र से अलंकृत सैनिकों को मिलने वाली राशि को भी 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ 50 लाख रुपए कर दिया है। 1.5 करोड़ रुपए की 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। चलिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं बालाघाट, जहां पुनर्वास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की है। श्री पुनीत गोयल ये बहादुर जवानों के नाम में जवान करके ले रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें सारे अधिकारियों और पुलिस जवानों के लिए। सच में कलेक्टर मृणाल, आदित्य मिश्रा, हमारे लिए आईजी संजय, तो ऐसा लग रहा जैसे यही के बासिंदे हो गए। जोरदार ताली बजाएं हमारे सारे अधिकारियों के लिए। जिस बात के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को सम्मान मिलना चाहिए, आज के दिन वो भगवान सूर्यनारायण भी थोड़ी ज्यादा ही आभा दे रहे हैं। हमारे लिए ये शौर्य पराक्रम का दिवस है। जोरदार अभिनंदन हमारे सभी जवानों के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी का भी जोरदार अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में
लाल सलाम को आखिरी सलाम का लगातार चलता बढ़ता अभियान और मुख्य धारा के साथ जुड़ने के लिए पुनर्वास नीति के अंतर्गत यद्यपि हमारे सशस्त्र जवानों ने हमारे सारे प्रयास, हम किसी के साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं करना चाहते, लेकिन अगर किसी कारण से हमारे लॉ एंड ऑर्डर में कहीं परेशानी आ रही, कठिनाई आ रही, तो ये बात किसी भी सरकार को बर्दाश्त करना कठिन जाता है। मैं मान के चलता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जो मार्च 2026 और अब तो जनवरी 2026 तक की टाइम लिमिट दी है, हमारी पुलिस ने वो काम करके दिखाया जिसमें वाकई वो अभिनंदन की हकदार है। जोरदार अभिनंदन हमारे तीनों तरह के पुलिस फोर्स के लिए। भारत सरकार के समर्थन के साथ छत्तीसगढ़ में रोज ये ऐसे दृश्य आम हैं। हमारे लिए ये नई बात, पहले एक महिला नक्सली सुनीता ने हमारे बीच आकर के इस शांति के पथ पे कदम बढ़ाया था। जोरदार अभिनंदन करें पुलिस के तब के वातावरण के लिए। और उसके बाद ये दलम का एक नया 10 सदस्यीय समूह, जिसके आधार पर हमारे लिए अगर इनके नाम देखें तो ये सुरेंद्र उर्फ कबीर, जिसपे मध्य प्रदेश ने 12 लाख का, छत्तीसगढ़ ने 25 लाख का, महाराष्ट्र ने 25 लाख का इनाम डिक्लेयर किया था। कुल जमा 62 लाख का इनाम इस पे था। आज इनने सरेंडर किया है ये संविधान की कॉपी लेकर के। हम एक तरह से पुनर्वास की नीति के अंतर्गत शासन की योजना हमारे सारे व्यवस्थाओं के लिए हमारे साथ मिलकर के उस मार्ग को त्याग करके जिससे कठिनाई पैदा होती है, समाज में अव्यवस्था होती है, और कानून के रास्ते पे जो आएगा सरकार उसका पुनर्बसाहट का पूरा काम करेगी। निश्चित रूप से राकेश होडी इन्हीं का भी इसी प्रकार से ये वो नाम तो सलिता, लालू, शिल्पा, नवीन, जयशीला, विक्रम, जरीना और समर सब मिलाकर के 2,36,00,000 का अलग अलग इनाम इन पर डिक्लेयर था, और ये आज हमारे मुख्य धारा में मिल रहे हैं। मैं माने तो वहीं पंचकुला में आयोजित विज्ञान महोत्सव के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दूसरे वर्ष लगातार पंचकुला में आयोजित ये महोत्सव बच्चों को विज्ञान से जोड़ने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने का बड़ा अवसर है। सैनी ने बताया कि अगले 4 दिनों तक विभिन्न विद्यालयों और कॉलेजों के बीच यहां भाग लेंगे, अलग अलग शस्त्रों से सीखेंगे और वैज्ञानिकों से संवाद करेंगे। उन्होंने इस विषय के वैज्ञानिकों को प्रेरित करने वाला महत्वपूर्ण मंच भी बताया। देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा जो विज्ञान महोत्सव पंचकुला में हरियाणा में दूसरी बार इसका आयोजन हो रहा है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मैं उनका दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने दूसरी बार और ये 11वां जो विज्ञान महोत्सव पंचकुला में लगा है, इसके लिए मैं सभी अधिकारीगण जो इसमें लगातार निरंतर मेहनत कर रहे हैं, हमारे बच्चों को एक ऐसा मंच ये मिला है जिससे कि उनकी वैल्यू है वो बढ़ रही है। इससे जानकारी कई प्रकार की मिलती है, विज्ञान के अंदर वो लगातार आगे बढ़ें। इससे बड़ा लाभ हमारे बच्चों को, अलग अलग कॉलेजेस स्कूलों के बच्चे इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ आज जो ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और 4 दिन अलग अलग कॉलेजों से, स्कूलों से बच्चे यहाँ आने वाले हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, विज्ञान के तरफ उनको जाने को मिलेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है
आत्मनिर्भर भारत, उसमें एक महत्वपूर्ण कदम ये इसका है। हम देखते हैं कि आज भारत चाहे चंद्रयान है और चाहे सूर्य के ऊपर और चाहे अन्य, अभी कोरोना का कालखंड अगर आप लोग देखेंगे, जब कोरोना के कालखंड में एक महामारी इस प्रकार की आई कि किसी के पास उसकी वैक्सीन भी नहीं थी, तो उस समय में भी हमारे वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ कर के उस वैक्सीन को तैयार किया है। ये एक बहुत इसका लाभ हमारे बच्चों को मिलेगा और कई प्रकार के सत्र इसके अंदर चलेंगे। अलग अलग सत्रों में बच्चों को अलग अलग जानकारियाँ मिलेंगी। हमारे वैज्ञानिक और बच्चे आपस में संवाद भी करेंगे। मैं इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लोकसभा में सुप्रिया सुले का बड़ा प्रस्ताव काम के बाद बॉस के कॉल मैसेज का जवाब न देने का क्या होगा कानूनी अधिकार? डिस्कनेक्ट राइट्स बिल पेश, अगर कंपनियां नियम तोड़े तो क्या लगेगा जुर्माना? देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले ने भारत में श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए कार्य जीवन संतुलन को बढ़ावा देने के लिए निचले सदन में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया है। विधेयक डिस्कनेक्ट करने का अधिकार विधेयक 2025 विधेयक के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर संस्थानों यानी कि कंपनियों या फिर सोसाइटियों पर उनके कर्मचारियों के कुल पारिश्रमिक के 1% की दर से जुर्माना लगाने का प्रावधान करता है। वहीं लोकसभा में पेश किए गए इस विधेयक में प्रत्येक कर्मचारी को कार्य संबंधी इलेक्ट्रॉनिक संचार से अलग होने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि इसका उद्देश्य आज की डिजिटल संस्कृति के कारण उत्पन्न थकान को कम करने और जीवन की बेहतर गुणवत्ता और स्वास्थ्य कार्य की जीवन संतुलन को बढ़ावा देना है। उन्होंने निजी विधेयक में तर्क दिया है कि डिजिटल और संचार प्रौद्योगिकी कार्य लचीलेपन और संदर्भ में लाभ प्रदान करती है, लेकिन इसमें पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के बीच की सीमाओं को खत्म करने का महत्वपूर्ण जोखिम भी है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि अध्ययनों में ही पाया गया कि अगर किसी भी कर्मचारी से 24 घंटे उपलब्ध रहने की उम्मीद की जाती है तो उनमें अत्यधिक काम करने का जोखिम बढ़ जाता है, जैसे नींद की कमी, तनाव और भावनात्मक रूप से थकावट। कॉल और ईमेल का जवाब देने की ये लगातार इच्छा, जिसे टेलीप्रेशर कहा जाता है, दिन भर यहाँ तक कि और छुट्टियों पर भी ईमेल की लगातार जांच कर्मचारियों के कार्य जीवन संतुलन को बिगाड़ देती है। एक अध्ययन के अनुसार कहा गया है कि कार्य संबंधी संदेशों और ईमेल की निरंतर निगरानी कर्मचारियों के दिमाग पर अत्यधिक दबाव डाल सकती है, जिससे सूचना मोटापा नामक स्थिति पैदा हो सकती है। विधेयक में तर्क दिया गया है कि कर्मचारियों के व्यक्तिगत स्थान का सम्मान करने की आवश्यकता है और कार्य के समय के बाद भी उनके नियोक्ता के कॉल, ईमेल आदि का जवाब न देने और उनसे संपर्क न करने के उनके अधिकार को मान्यता दी जानी चाहिए। विधेयक में आगे कहा गया है कि कर्मचारियों के अधिकारों को मान्यता देने की भी आवश्यकता है। इसमें कंपनियों की प्रतिशब्दी आवश्यकताओं और उनकी विविध कार्य संस्कृतियों को ध्यान में रखा गया है। डिस्कनेक्ट करने के अधिकार के नियम में लचीलापन लाना और व्यक्तिगत कंपनियों को अपने कर्मचारियों के साथ सेवा शर्तों पर बातचीत करने की अनुमति देना समय की मांग है। डिजिटल परिवर्तन का रोजगार अनुबंध की शर्तों और जैसे कार्यों का समय स्थान पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने विधेयक में तर्क दिया है कि यदि कोई कर्मचारी काम के घंटों के अलावा काम करने के लिए सहमत होता है तो उसे उसकी मजबूरी दर के समान ओवर टाइम भुगतान की भी आवश्यकता है, ताकि डिजिटल परिवर्तन के कारण अवैतनिक ओवर टाइम कार्य में वृद्धि को रोका जा सके। विधेयक में व्यावसायिक और व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजिटल और संचार उपकरणों के उचित उपयोग के बारे में कर्मचारियों और नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए परामर्श सेवाओं का भी प्रावधान किया गया है। किसी कर्मचारी को डिजिटल विकर्षणों से मुक्त करने और उसे अपने आसपास के लोगों
लोगों से वास्तविक रूप से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए विधेयक में ही डिजिटल डिटॉक्स केंद्र का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक में निष्कर्ष दिया गया है। इस प्रकार ये विधेयक कर्मचारियों के अधिकारों और कल्याण के लिए काम करता है और इसके लिए व्यक्तिगत संस्थानों को अपने कर्मचारियों के साथ समय के बाहर की सेवा शर्तों पर बातचीत करने का अधिकार प्रदान करता है और कर्मचारी के कनेक्शन काटने के अधिकार को बरकरार रखता है। विधेयक कनेक्शन काटने के अधिकार को तनाव कम करने और कर्मचारियों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बीच में तनाव को कम करने के एक तरीके के रूप में मान्यता प्रदान करता है। उन्होंने संसद में कई दूरदर्शी निजी विधेयक पेश किए। अन्य दो थे पितृत्व और पितृत्व लाभ विधेयक 2025। ये पिताओं को ही अपने बच्चों के शुरुआती विकास में भाग लेने का कानूनी अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सवेतन पितृत्व अवकाश की शुरुआत करता है। यह पारंपरिक मॉडल को तोड़ता है, नई मां के कल्याण का समर्थन करता है और पालन पोषण को बढ़ावा देता है। दूसरा विधेयक सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2025 है, जो प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों को ही एक अलग श्रेणी के रूप में मान्यता देता है और उनके लिए अधिक न्याय संगत, अधिक टिकाऊ वातावरण और अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मजदूरी विनियमित घंटे और सामाजिक सुरक्षा, उचित परिस्थितियां और न्याय संगत अनुबंध सुनिश्चित करता है। लोकसभा के कई अन्य सदस्यों ने भी सदन में अपने निजी विधेयक पेश किए। जहां सुप्रिया सुले का प्रस्तावित डिस्कनेक्ट करने का अधिकार विधेयक भारत की कार्य संस्कृति में एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव सुझाता है, वहीं कर्मचारी का भी अपना समय, मानसिक स्वास्थ्य, ओवर टाइम का भुगतान, डिजिटल डिटॉक्स सेंटर और व्यक्तिगत स्पेस, इन सब को कानूनी अधिकार देने की कोशिश है ये विधेयक। लेकिन बड़ा बदलाव सवाल यही है कि क्या भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर में इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार है? क्या नियोक्ता कर्मचारी के बीच ओवर कम्युनिकेशन को ही सीमित कर पाना संभव होगा और क्या संसद में यह निजी विधेयक आगे बढ़ पाएगा? बहस अभी बाकी है, लेकिन ये साफ है कि भारत की नई डिजिटल कार्य संस्कृति में हमेशा उपलब्ध रहना अब सामान्य नहीं माना जा सकता। देश की सबसे भरोसेमंद मानी जाने वाली एयरलाइंस इंडिगो इन दिनों अपने अब तक के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। बीते दिनों में 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और देश के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जैसे हालात बन गए हैं। लेकिन क्या कुछ, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बीते कुछ हफ्तों से इंडिगो अपने नेटवर्क में फ्लाइट लेट और तकनीकी खराबियों से जूझ रही थी। एयरलाइन बार बार मौसम और एयरपोर्ट पर भीड़ को इसके लिए जिम्मेदार ठहराती रही, लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब सरकार ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के लिए नए नियम लागू किए। इन नियमों का उद्देश्य पायलटों को थकान से बचाना था, लेकिन इंडिगो जो पहले से ही स्टाफ की कमी झेल रही थी, इसके लिए तैयार नहीं थी। FDTL नियमों के अनुसार पायलटों को अनिवार्य आराम देना जरूरी हो गया। इसके चलते बड़ी संख्या में पायलट आराम पर भेजे गए और इंडिगो के पास इतने अतिरिक्त पायलट नहीं थे जिसने उड़ानें सुचारू रूप से चल सके और यहीं से 2000 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द होने की श्रृंखला शुरू हुई। इसी बीच रात के समय एयरबेस 320 से जुड़े सिक्योरिटी अलर्ट आए। कई देर रात की उड़ानें तुरंत रद्द करनी पड़ी। नए FDTL नियम रात 12 बजे के बाद लागू हुए, जिससे अचानक बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन होने का फायदा इस बार उल्टा पड़ गया। इतने बड़े नेटवर्क में एक समस्या की वजह से पूरे सिस्टम पर असर पड़ा। हजारों क्रू, दर्जनों एयरपोर्ट और रोजाना 2000 से ज्यादा उड़ानों का शेड्यूल एक झटके में चरमा गया। लगातार बढ़ते हंगामे के बीच DGCA ने राहत देते हुए नियम में संशोधन किया। नए नियम में पायलट के साप्ताहिक आराम को छुट्टी में बदलने की अनुमति दी गई ताकि रोटेशन आसान हो सके। हालांकि पायलट यूनियन का आरोप है कि इंडिगो मैनेजमेंट पहले से नए नियम की तैयारी नहीं कर पाया। उनका कहना है कि एयरलाइन ने स्टाफ बढ़ाने के बजाय घटा दिया, जिससे संकट और गहरा हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि इंडिगो के बड़े नेटवर्क में छोटी तकनीकी खराबियां भी सिस्टम क्रैश का कारण बन सकती हैं। नेटवर्क, एयरपोर्ट और क्रू के बीच तालमेल बिगड़ा और सामान्य यात्रियों पर असर पड़ा। इंडिगो संकट ने साफ कर दिया कि बड़े नेटवर्क में हर इकाई की मजबूती बेहद ही जरूरी है। यदि स्टाफ और नियमों के बीच संतुलन नहीं रहेगा तो ऐसी दिक्कतें दोबारा हो सकती हैं।
सैकड़ों उड़ानें रद्द होने से टिकट की कीमतें बढ़ गईं, हवाई यात्रा महंगी हो गई, व्यापारियों, ऑफिस कर्मचारियों और मेडिकल यात्रियों पर भी असर पड़ा। ट्रैवल एजेंसियां और एयरपोर्ट मैनेजमेंट संकट में फंसे हुए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि बड़े नेटवर्क में एक झटका पूरे सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। इंडिगो ने यात्रियों को रिफंड और रोटेशन विकल्प देने की घोषणा की है। एयरलाइन का कहना है कि वे जल्द ही पूरी स्थिरता बहाल करेंगे, लेकिन यात्रियों का कहना है कि संकट के दौरान मदद की गति बहुत धीमी रही है। कारण चाहे तकनीकी हो, स्टाफ कमी या सरकारी नियम, असली असर आम आदमी पर पड़ा है। इंडिगो संकट ने एयरलाइन इंडस्ट्री के ढांचे की कमजोरियों को उजागर कर दिया। विशेषज्ञ सुझाव। फिलहाल खबरों और रिपोर्ट्स में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।